ड्रामा के स्टार्ट में हम मेल लीड बाइजू को देखते हैं जो 100 सालों से इमॉर्टल होता है। यहाँ हम ड्रामा की फीमेल लीड जिन को देखते हैं। वो एक हॉस्पिटल के मॉर्ग में मेकअप आर्टिस्ट का काम कर रही होती है। उसे एक फेटल इलनेस होती है जिस वजह से उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा होता है। बाद में जिन अपनी स्कूटी ठीक कराने जाती है। वहां बाइजू एक रेस्टोरेंट में एक पर्सन की पिक्चर दिखाता है। वो पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो? अब यहाँ पिक्चर वाला पर्सन भी आया होता है। इस पर्सन का नाम गावो होता है। बाइजू उसे देखता है और उसका पीछा करता है। अल्टीमेटली वे दोनों एक बस तक पहुंचते हैं। गावो कुछ कैप्सूल्स निकालता है और उन्हें खा लेता है। वहां बाइजू गावो से कहता है, मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम मुझे बताओ कि 1999 में उस हॉस्पिटल में क्या हुआ था। गावो उसे इग्नोर करता है, जाकर ड्राइवर को मारता है और कहता है, बस का डोर खोलो। इस वजह से बस अनबैलेंस हो जाती है। तब जिन एक छोटी बच्ची को लेकर बस से बाहर निकलती है, इसलिए गावो जाकर उसे पकड़ लेता है। जब बाइजू उसे बचाने जाता है तो जिन कहती है, तुम दूर चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हें सच बता दूंगी। फिर गावो बस लेकर भाग रहा होता है। बाइजू भी उसका पीछा करता है और उन दोनों के बीच बहुत फाइट होती है। इस वजह से बस नदी में गिर जाती है। जिन जाकर नर्स से पूछती है, गावो और बाइजू कहाँ हैं? नर्स कहती है, एक्सीडेंट की वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो गई है। ये सुनकर जिन को बाइजू की वरी होने लगती है क्योंकि उसने बहुत से लोगों की जान बचाने की कोशिश की थी। इसी बीच जिन को पता चलता है कि बाइजू और गावो की डेथ हो गई है। ये सुनकर जिन को बुरा लगता है। वहां जिन का बॉस डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर कहता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, जिन के पास सिर्फ 1 साल बचा है। उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे खर्च करना वेस्ट ऑफ मनी होगा। यहाँ एक पैरामेडिक कहता है, बाइजू के पेरेंट्स के बारे में कोई न्यूज नहीं मिली है। इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। इसके बाद बाइजू की डेड बॉडी को भी दूसरी डेड बॉडीज के साथ फ्रीजर में रख दिया जाता है। इसके बाद क्विन ग्रुप को दिखाया जाता है जो एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी होती है। ये कंपनी मिसेस दाओ और बाइजू की होती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि मिसेस दाओ की फैमिली पिछले 4 जनरेशन से बाइजू की टेक केयर कर रही होती है। लेकिन कुछ समय पहले मिसेस दाओ की डेथ हो गई होती है। उसने कंपनी अपने ग्रैंडसन रुई फैंग के नाम ट्रांसफर कर दी होती है। इसी बीच लिन रुई फैंग के पास आता है और उससे कहता है, मुझे यंग मास्टर मिल गए हैं। ये सुनकर रुई फैंग सरप्राइज हो जाता है और तुरंत लिन को यंग मास्टर के पास जाने के लिए कहता है। लेकिन लिन कहता है, यंग मास्टर एक ऐसी जगह पर हैं जहां हम दिन में नहीं जा सकते, इसलिए हम रात में उन्हें रेस्क्यू करेंगे। एक्चुअली ये लोग बाइजू को यंग मास्टर बुलाते हैं। यहाँ गावो की डॉटर जिन के पास आती है और कहती है, मुझे अपने डैड की डेथ का बिल्कुल भी सैड फील नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी वजह से इतने सारे लोग इंजर हुए। फिर जिन को अपने डैड की फोटो दिखाते हुए वो कहती है, तुम्हें मेरे डैड का मेकअप इस तरीके से करना है। दूसरी तरफ बाइजू फ्रीजर के अंदर वापस जिंदा हो जाता है। इस समय रात के 11 बज रहे होते हैं और बाइजू को फ्रीजर से बाहर आ जाना चाहिए वरना वो एक डेविल बन जाएगा। यहाँ जिन घर जाने के लिए रेडी हो रही होती है तभी उसे एक साउंड सुनाई देता है। वो देखती है कि साउंड बाइजू के फ्रीजर से आ रहा होता है और जैसे ही वो फ्रीजर खोलती है बाइजू खुद ही फ्रीजर से बाहर आ जाता है। इसके बाद बाइजू जिन पर अटैक करने जाता है और उन दोनों के बीच फाइट होती है। तभी लिन और रुई फैंग वहां आ जाते हैं और रुई फैंग जिन को हिट करके उसे अनकॉन्शियस कर देता है। फिर बाइजू लिन और रुई फैंग को मारने जाता है, इसलिए रुई फैंग बाइजू के हार्ट में एक नाइफ घोंप देता है और बाइजू अनकॉन्शियस हो जाता है। जब उसे होश आता है तो लिन उसे बताता है, जिन किसी को कॉल करने वाली थी, इसलिए रुई फैंग ने उसे हिट किया। फिर लिन कहता है, शायद हमें इस लड़की को मार देना चाहिए क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। बाइजू कहता है, इसकी कोई नीड नहीं है। अगले दिन जब जिन को होश आता है तो वो बॉस के पास जाती है और कहती है, कल रात एक डेड बॉडी भाग गई। तब बॉस कहता है, उसकी फैमिली उसे ले गई है। जिन जाकर बाइजू के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स चेक करती है। फिर जिन बाइजू को चेक करने उसकी कंपनी जाती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे रोक लेती है और कहती है, पहले तुम्हें कंपनी के सीईओ क्वियन चेन के साथ एक अपॉइंटमेंट लेना होगा। जिन कहती है, मैं उसके फ्यूनरल के लिए आई हूँ। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट सरप्राइज हो जाती है। उसे नहीं पता होता है कि जिन बाइजू के बारे में बात कर रही है। वहां बाइजू लिन से जिन के डॉक्यूमेंट्स मांगता है और कहता है, ये लड़की पक्का मुझे ढूंढते हुए आएगी। अगले सीन में जिन गवो का मेकअप कर रही होती है। जिन कहती है, पानी में डूबने पर इंसान की बॉडी स्वेल हो जाती है, लेकिन गवो की बॉडी अभी भी इलास्टिक है, जैसे कि वो अभी भी अलाइव हो। इसके बाद क्वियन चेंग अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया होता है। अब उनकी कंपनी में एक बहुत बड़ा शो होने वाला होता है। यहाँ कुछ लोग इस कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने आते हैं और जिन भी यहाँ जॉब करने आती है। एक्चुअली बाइजू से मिलना ही उसका एम होता है, भले ही क्वियन चेंग ये नहीं चाहता।
उसका बिग ब्रदर क्वियन तू उस शो के लिए वहां आता है। हर जगह क्वियन तू क्वियन चैंग की इंसल्ट करता रहता है। क्वियन चैंग इस बारे में बाईजू और रुई फेंग को बताता है। इसके बाद शुए नाम की एक एक्ट्रेस जो रुई फेंग की गर्लफ्रेंड भी होती है, कंपनी के शो के लिए आती है। इसके बाद डॉक्टर लिन क्रिमेशन के लिए एक बॉडी ले जा रहा होता है, तभी वो जिन से मिलता है। जिन कहती है, मैं हॉस्पिटल में डेड बॉडीज के लिए मेकअप आर्टिस्ट का काम करती हूँ। इस बात को अप्रिशिएट करते हुए लिन कहता है, बहुत कम लड़कियां इस लाइन में आती हैं। बाद में वो कहता है, एक बार मैं तुम्हारी फ्रेंड शांग से मिला था, वो कह रही थी कि तुम्हें कोई रेयर डिजीज है। जिन कहती है, मेरे पास सिर्फ 1 साल बचा है। लिन अपसेट हो जाता है। फिर वो कहता है, क्या तुम्हारी कोई ऐसी विश है जो मैं फुलफिल कर सकूं? जिन इमेजिन करती है कि वो लिन के साथ डेट पर गई है, लेकिन वो लिन को रिप्लाई करती है, नहीं। इसके बाद जिन बाईजू से मिलती है और उसे अपनी सारी विशेस के बारे में बताती है और बाईजू को अपने साथ डेट पर जाने के लिए कन्विंस कर लेती है। बाहर रुई फेंग चैन चैंग और बाईजू से एक प्रोजेक्ट में उसे सपोर्ट करने के लिए कहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद बाईजू चैन चैंग और रुई फेंग को जिन के साथ डेट पर जाने के बारे में बताता है और ये भी कहता है, हमारे बीच ऐसा कोई लव सीन नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ जिन शांग को बाईजू के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि बाईजू एक एलियन है। शांग उस पर बिलीव नहीं करती। अगले दिन जिन और बाईजू डेट पर जाते हैं। जिन एक ड्रेस ट्राई करती है, लेकिन फिर वो उसे खरीदना नहीं चाहती। उसे फील होता है कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए ड्रेस खरीदने का मतलब मनी वेस्ट करना होगा। फिर भी बाईजू उसे ड्रेस खरीदने के लिए फोर्स करता है। जिन भी बाईजू के गले में एक स्कार्फ डाल देती है और उसे खरीदने के लिए फोर्स करती है, लेकिन बाईजू कहता है, मुझे स्कार्फ्स पसंद नहीं है। इसके बाद वे दोनों शॉपिंग मॉल से बाहर निकलते हैं। तभी शांग वहां आ जाती है। बाईजू के बारे में रिसर्च करने के लिए वो उसके हेयर सैंपल्स उठा लेती है। बाद में बाईजू और जिन लंच के लिए जाते हैं। तभी बाईजू को समझ आ जाता है कि शांग उसका पीछा कर रही है। बाईजू और जिन के रेस्टोरेंट से निकलने के बाद शांग बाईजू के और सैंपल्स कलेक्ट करती है। यहाँ रुई फेंग शांग को देखता है और वो जाकर केन चेंग को इस बारे में बताता है। इसके बाद रुई फेंग जाकर शांग के साथ फ्लर्ट करता है। बातों ही बातों में वो सारे सैंपल्स डिस्ट्रॉय कर देता है। घर लौटने के बाद शांग रोते हुए जिन को बताती है, सारे सैंपल्स कहीं खो गए हैं। वो जिन को ये भी बताती है कि वो बस में एक स्ट्रेंजर से मिली थी। यहाँ रुई फेंग बाईजू से कहता है, अब से हम तुम्हें डेट्स पर जाने नहीं दे सकते। बाद में वो कहता है, ये लड़की तुम्हारे लिए एक पेन किलर की तरह हो सकती है, लेकिन वो तुम्हारे इशू को पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर सकती। और अचानक अगर उसकी डेथ हो जाती है तो तुम क्या करोगे? बाईजू भी इस बात पर अग्री करता है। अगले दिन बाईजू जिन को कॉल करता है। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बाईजू एक लेडी सिंगर को देख रहा होता है। फिर जिन बाईजू के पास आती है और पूछती है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? बाईजू कहता है, एक सॉन्ग सुनने के लिए। इसलिए जिन वहां से जाने लगती है। इसी बीच जिन पर एक शैंडलियर गिरने वाला होता है, इसलिए बाईजू आता है और उसे सेव कर लेता है। बाद में बाईजू कहता है, तुमने मेरे सैंपल्स क्यों कलेक्ट किए? जिन कहती है, सिर्फ तुम्हारे बारे में जानने के लिए। बाईजू कहता है, पहले तुम मेरे बारे में जानने के लिए इतनी एक्साइटेड नहीं थी। मुझे ठीक से बताओ, तुम किसके लिए काम कर रही हो? जिन कहती है, तुम भी बस में उस मैडमैन से बहुत कुछ पूछ रहे थे। एक्चुअली इस सब के पीछे कॉन्स्पिरेसी करने वाले तुम ही हो। मुझे उसी दिन पुलिस को तुम्हारे बारे में बता देना चाहिए था। जब बाईजू वहां पार्ट टाइम काम कर रहा था तो उसने बाईजू की पिक्चर ली थी। जिन वो पिक्चर बाईजू को दिखाती है। जिन कहती है, मेरे कंप्यूटर में एक सुइसाइड नोट भी है। अगर तुम मुझे या मेरी फैमिली को हर्ट करने की ट्राई करोगे तो मैं मरने से पहले सबको तुम्हारे बारे में बता दूंगी। अगले दिन जिन शांग को ले जाती है और लोगों को ऑर्गन डोनेशन के बारे में अवेयर कर रही होती है। तभी डॉक्टर लियांग और डॉक्टर लिन उसके पास आते हैं और डोनर्स के बारे में बात करते हैं। इसी बीच ऑफिसर सूजन के पास आता है। वो कहता है, जो एम्बुलेंस ड्राइवर गावो की डेड बॉडी ले जा रहा था उसका अचानक एक्सीडेंट हो गया। ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, इसलिए तुम अलर्ट रहना और अगर तुम्हें बस इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ भी याद आए तो मुझे कॉल करना। इसके बाद जिन डॉक्टर लिन के साथ सुपरमार्केट जाती है। अचानक वो देखती है कि बाईजू छुपकर दूर से उसे देख रहा होता है। वो जाकर बाईजू से पूछती है, क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? बाईजू कहता है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम पुलिस को कुछ मत बताना। जिन कहती है, ओह, तो इसलिए तुम यहाँ स्पाइंग कर रहे थे। फिर जिन बाईजू को लेक्चर देती है और वहां से चली जाती है। उस तरफ सियान चैंग आता है और बाईजू को बताता है, मेरे ब्रदर ने उस पर्सन को ढूंढ लिया है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। बाईजू उस पर्सन के पास जाता है। ये वही पर्सन होता है जिसने गावो के लिए एक फेक आईडी बनाई थी जहां गावो का नाम चंग चंग रखा गया था। इस पर्सन ने डसाया, गावो की एक डॉटर है जो स्कूल में पढ़ती है और उसकी वाइफ ने किसी और से शादी कर ली है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। गावो का एक फ्रेंड आया था जिसका नाम जाओ है। मैंने उसके लिए भी एक फेक आईडी बनाई थी। मेरे पास इससे रिलेटेड कुछ नोट्स हैं।
यहाँ जिन इंटरनेट पर अपनी डिजीज के बारे में सर्च कर रही होती है, तभी लिन उसके पास आता है। जिन कहती है, मैं उस बस एक्सीडेंट के बारे में रिसर्च कर रही हूँ। मुझे एक क्लिनिक के बारे में पता चला है। मुझे लगता है कि मुझे वहां कोई क्लू मिलेगा। वहां रुई फेंग सियान चैंग से कहता है, मैंने एक नॉवल लिखी है। एक्चुअली इस नॉवल का नाम द ग्रेट विल्डरनेस वरिंग होता है। सियान चैंग उससे कहता है, सिर्फ नाम सुनकर ही मुझे नॉवल देखने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ जिन और लिन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और लोकल से उस क्लिनिक के बारे में पूछते हैं। लोकल्स कहते हैं वो क्लिनिक हॉन्टेड है, कभी कभी वहां से किसी के चीखने का साउंड आता है। जिन लिन को क्लिनिक के अंदर ले जाती है और उसे साइड में छुपने के लिए कहती है। जिन डॉक्टर को अपनी डिजीज के बारे में बताती है। जिन डॉक्टर को उस पर्सन की पिक्चर्स दिखाती है जिसके डॉक्यूमेंट्स उसे शांग के हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड रूम से मिले थे। जिन कहती है, आप इसे जरूर जानते होंगे। अपने माइंड में डॉक्टर जिन के गले में स्टेथोस्कोप डालकर उसे मारने के बारे में सोचता है। तभी एक पैरामेडिक आता है और डॉक्टर से कहता है, उस पेशेंट की हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है। ये सुनकर डॉक्टर रूम से बाहर चला जाता है, इसलिए जिन उसका पीछा करने जाती है। वो पैरामेडिक जिन को रोकने की ट्राई करता है। तभी लिन उस पैरामेडिक को पीछे से पकड़ लेता है। पीछा करते हुए जिन रूफ पर जाती है, इसलिए डॉक्टर उसे वहां से नीचे धक्का दे देता है। बाइजू आता है और उसे बचा लेता है, लेकिन उसकी बोन्स टूट जाती हैं। फिर उसकी बोन्स खुद ही हील होने लगती हैं, जिसे देखकर जिन अनकॉन्शियस हो जाती है। जब जिन को होश आता है तो बाइजू उससे पूछता है, तुम उस क्लिनिक में क्यों गई थी? जिन कहती है, मुझे पता चला कि उस क्लिनिक में कुछ स्पेशल ड्रग्स बनाए जाते हैं, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने वहां गई थी। बाइजू कहता है, वो क्लिनिक एक डेंजरस ग्रुप से एसोसिएटेड है, इसलिए वहां मत जाना। इसके बाद रुई फंग की ग्रैंडमा फ्रांस से लौटती हैं और जिन और बाइजू का वीडियो दिखाती हैं, जहां बाइजू जिन को बचा रहा होता है। वो कहती हैं, मैंने इसे डार्कनेट से डाउनलोड किया है। एक्चुअली सारे इलीगल बिजनेस डार्कनेट पर होते हैं। रुई फंग कहता है, ये सब जिन की वजह से हुआ, और वो जिन की सारी डिटेल्स अपनी ग्रैंडमा को दे देता है। वहां उस हॉन्टेड क्लिनिक के डॉक्टर को एक मैसेज मिलता है, उस लड़की से दूर रहो, वो अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक्चुअली ये डॉक्टर गावो का रिलेटिव जाओ होता है, जिसकी फेक आईडी क्रिएट की गई थी। इसके बाद रुई फेंग अपना फेस कवर करके रोड पर जा रहा होता है, तभी उसकी ग्रैंडमा उसे पहचान लेती हैं। वो कहती हैं, भाईजू की टेक केयर करने के बजाय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब रुई फंग कहता है, मेरे लिए खुद की टेक केयर करना भी जरूरी है, और मैं घर में एक पपेट की तरह नहीं रह सकता। मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ। उसकी ग्रैंडमा कहती हैं, अगर भाईजू ने हमारी हेल्प नहीं की होती तो हमारी फैमिली आज जंगल में हंटिंग कर रही होती। तुम्हें उसका ग्रेटफुल होना चाहिए। रुई फंग कहता है, मुझे बिजनेस नहीं आता, इसलिए मैं अपनी पोजीशन चान चैंग को देना चाहता हूँ। उसकी ग्रैंडमा कहती हैं, मुझे पता है तुम्हें बिजनेस नहीं आता। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तुम्हारे ओपोनेंट को टैकल करने के लिए जिन को काम पर लगा देती। तभी रुई फंग के माइंड में एक आइडिया आता है और वो जिन को किडनैप कर लेता है। जिन कहती है, क्या तुम भी बाइजू की तरह एलियन हो? रुई फंग कहता है, हाँ, क्योंकि मैं इतना हैंडसम और गुड हूँ। जिन पूछती है, क्या बाइजू अक्सर इस तरह म्यूटेट होता है? रुई फंग कहता है, नहीं, मैंने उसे सिर्फ एक और बार म्यूटेट होते देखा है। ये 10 साल पहले हुआ था। चान चैन एक लड़की को पसंद करता था और उसे प्रपोज करने वाला था। तभी कुछ किडनैपर्स ने उसे उठा लिया और ले गए। जब कुयान चैंग उसे बचाने गया तो वो लोग उसे भी ले गए। मैंने ये सारी बातें बाइजू को बताई तो बाइजू ने जाकर उन दोनों को रेस्क्यू किया, लेकिन इसके साथ ही बहुत ऊंचाई से गिरने की वजह से बाइजू अगले 3 मंथ्स तक हॉस्पिटलाइज रहा। बाद में वो कहता है, मैं तुम्हें ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। बाद में रुई फंग जिन को अपनी ग्रैंडमा से इंट्रोड्यूस कराता है। ग्रैंडमा जिन को एक पिक्चर दिखाती हैं जहां बाइजू ने एक छोटी बच्ची को अपनी गोद में पकड़ा हुआ होता है। ग्रैंडमा कहती हैं, ये मैं हूं। इतने सालों तक ह्यूमंस के बीच रहने के बाद भी बाइजू कोई ह्यूमन इमोशन डेवलप नहीं कर पाया, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करो। जिन अग्री नहीं करती, लेकिन अल्टीमेटली ग्रैंडमा उसे इस चीज के लिए कन्विंस कर लेती हैं। इसके बाद रुई फंग जिन को अपने घर का ग्रीन हाउस दिखा रहा होता है। तभी बाइजू की नजर जिन पर पड़ती है। वो कहता है, जिन यहाँ क्या कर रही है? रुई फंग कहता है, अब से वो हमारे साथ रहेगी। बाइजू को ये पसंद नहीं आता और वो वहां से चला जाता है। उस रात जिन किचन में पानी पीने जाती है तो बाइजू भी वहां आ जाता है। एक दूसरे से डेंजर फील होने पर वे दोनों अपने हाथों में वेपन्स उठा लेते हैं। अगले दिन शेंग रुई फेंग के साथ उसकी गर्लफ्रेंड की ग्रेव पर जाती है। जिन वहां आती है और कहती है कि उसने मॉर्ग में फू लियांग की गर्लफ्रेंड मियानो का मेकअप किया था। इसके बाद टैन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो डॉक्टर से मिलने आती है। एक्चुअली टैन का कुछ दिन पहले हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ होता है। टैन डॉक्टर से कहती है, मुझे कुछ दिनों से स्ट्रेंज ड्रीम्स आ रहे हैं। डॉक्टर कहता है, जिन लोगों का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है उन्हें अक्सर डोनर के हार्ट के जरिए डोनर की मेमोरीज मिल जाती हैं।
उस तरफ ये दिखाया जाता है कि क्वान नाम का एक लड़का ब्लाइंड डेट पर आता है। वो जिन के साथ डेड बॉडीज के मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करता है। क्वान के प्रोफेशन की वजह से उसके साथ आई लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है। अगले सीन में तान जिन से मिलती है और पूछती है, मेरा डोनर कौन है? जिन कहती है, ये रिवील करना अलाउड नहीं है। इसके बाद जिन तान को सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन तान हॉस्पिटल की वॉल पर चिपके एक चार्ट को देख रही होती है। क्वान आता है और उससे पूछता है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? थोड़ी देर बाद क्वान जाकर जिन को बताता है, एक लड़की ने भी चैट पर मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। इसके साथ ही क्वान जिन को तान की पिक्चर दिखाता है। जिन समझ जाती है कि तान ने अपने डोनर के बारे में जानने के लिए क्वान से फ्रेंडशिप की है। जिन ये बात शॉन्ग को कॉल करके बताती है। इसके बाद बाइजू ये बातें सुन लेता है और जिन से पूछता है, आखिर डोनर की आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं की जाती? जिन कहती है, ये एक रूल है। अक्सर ऐसा भी होता है कि डोनर्स क्लाइंट्स को ब्लैकमेल करते हैं। इसके बाद क्वान और तान एक रूम में होते हैं जहां जिन आती है। जिन गुस्से में पूछती है, तान यहाँ क्या कर रही है? क्वान कहता है, यहाँ का कंप्यूटर खराब हो गया है, इसलिए मैंने कंप्यूटर फिक्स करने के लिए उसे बुलाया है। बाद में तान कंप्यूटर फिक्स करने के बहाने पेन ड्राइव के जरिए उस कंप्यूटर को हैक कर लेती है। वहां क्वान अपने फ्रेंड से कहता है, पक्का जिन मुझे पसंद करती है, इसीलिए जब भी मैं तान के साथ होता हूं तो वो गुस्सा हो जाती है। इसके बाद क्वान का फ्रेंड कंप्यूटर टर्न ऑन करता है तो सारी इंफॉर्मेशन तान के पास चली जाती है। तान को पता चल जाता है कि मियानो ही उसकी हार्ट डोनर है। वहां जिन मेकअप रूम में एक यंग बॉय की डेड बॉडी चेक कर रही होती है। उस लड़के के नेल्स गावों की तरह पिंक होते हैं। जिन को लगता है कि कुछ रॉन्ग है। वो कहती है, इस बॉडी को 2 दिनों तक यहीं रखना होगा क्योंकि इसके नेल्स से साइनोसिस क्लियर हो जाएगा। बाद में तान क्वान से मिलने जाती है तो जिन तान के साथ मिसबिहेव करती है। अगले दिन जिन रुई फेंग को बताती है, मेरा एक फ्रेंड है जिसे एक लड़की लव ट्रैप में फंसा रही है और उसे इडियट बना रही है। इसके बाद जिन देखती है कि रुई फेंग एक नॉवल लिख रहा होता है। वो बाइजू और जिन के बारे में एक नॉवल लिख रहा होता है। जिन कहती है, मुझे इस नॉवल के लिए रॉयल्टी पेमेंट चाहिए और तुमने मेरे बारे में जो गलत लिखा है उसे चेंज करो। उस तरफ तान क्वान के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल चुका होता है। क्वान सोचता है शायद जिन के इल बिहेवियर की वजह से तान उससे बात नहीं कर रही है। तभी वांग वहां आता है और देखता है कि क्वान एक डेड बॉडी की तरह लेटा हुआ है। वो उसे उठाने जाता है तो क्वान वांग का हाथ वापस रख देता है। वांग कहता है, चलो काम पर चलते हैं वरना मास्टर हमें डांटेंगे। अगले दिन जिन अपसेट बैठी होती है। बाइजू और रुई फेंग उसे देखते रहते हैं। रुई फेंग कहता है, एक लड़की जिन के फ्रेंड को लव ट्रैप में फंसा रही है और उसे इडियट बना रही है, इसीलिए जिन अपसेट है। बाइजू जाकर जिन से पूछता है, क्या तुम उस फ्रेंड को पसंद करती हो जिसे एक लड़की फंसा रही है? जिन कहती है, मैं इस वजह से अपसेट नहीं हूं। तान अपने डोनर को सर्च कर रही है, तुम इस इशू में मेरी हेल्प करो। बाइजू हेल्प करने से रिफ्यूज कर देता है। जिन कहती है, तुम्हारी आईब्रोज काफी अच्छी हैं, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें एक फ्री फेशियल और बॉडी मसाज दूंगी। इस पर बाइजू जिन की हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है। वहां तान मियानो की तरह ड्रेसअप होती है और अपने 2 कॉलेग्स के साथ फूल यांग के रेस्टोरेंट में जाती है। वो अपने कॉलेग से कहती है, मैंने इस तरह ड्रेसअप किया क्योंकि कोई है जो मुझे पसंद करता है। फिर फूलियोंग की तरफ देखते हुए वो कहती है, ये वो लड़का है। जब फूलियोंग खाना सर्व कर रहा होता है तो तान उसके साथ फ्लर्ट करती है। फूलियोंग को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद तान के कलीग्स फूलियोंग से कहते हैं, ब्रदर इन लॉ, खाना अच्छा था, और चले जाते हैं। फूलियोंग आता है और तान से कहता है, शायद तुम्हारे कलीग्स को लगता है कि हम रिलेशनशिप में हैं। तान कहती है, काउंटर पर 2 और लड़के हैं, शायद मेरे कलीग्स ने उनमें से किसी एक से कहा होगा। इस तरह तान कन्वर्सेशन को डिफ्लेक्ट कर देती है। अगले सीन में बाइजू और जिन बाइजू की कंपनी में होते हैं। किसी के आने का साउंड सुनाई देता है तो बाइजू जिन को छुपा देता है। क्वान तू वहां आता है और बाइजू को जिन की मेडिकल रिपोर्ट्स देता है। उनके बीच एक डील हुई थी कि अगर क्वान तू बाइजू को ये मेडिकल रिपोर्ट्स देगा तो वो क्वान चैंग को हॉलिडे पर भेज देगा। क्वान तू के जाने के बाद क्वान चैंग चिल्लाते हुए वहां आता है क्योंकि वो हॉलिडे पर जाने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वो वहां से चला जाता है। यहाँ बाइजू और जिन जो छुपे हुए होते हैं एक दूसरे से आई कांटेक्ट करते हैं, जिससे एक ब्यूटीफुल मोमेंट क्रिएट होता है। अगले दिन डॉक्टर लिन जिन से कहता है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम डेड बॉडीज का मेकअप कैसे करती हो। इसके बाद लिन हॉस्पिटल के मेकअप रूम में जिन के साथ फ्लर्ट करता है। जिन भी उस पर अटेंशन देती है, जिसके बाद वे दोनों रोड पर जा रहे होते हैं। बाइजू ये सीन देखता है और तुरंत छुप जाता है। लिन और जिन को एक दूसरे का हाथ पकड़े देखकर उसे जेलस फील होता है। लिन के जाने के बाद वो जिन के पास जाता है। बाइजू किसी की ग्रेव पर जाता है और एक बुके देता है तो जिन पूछती है, ये कौन है? बाइजू कहता है, ये मेरा क्लासमेट चैन है जिसने कुछ समय बाद नेवी ज्वाइन कर ली थी।
मरने के बाद वो अपने घर वापस आ पाया। फिर वो दूसरी ग्रेव के सामने जाता है और कहता है, ये चैन की गर्लफ्रेंड किन है। वहां तान फू लियोंग के रेस्टोरेंट में आती है। फू लियोंग को पता चलता है कि तान कंप्यूटर की पढ़ाई कर रही है। फू लियोंग का कंप्यूटर खराब हो जाता है, इसलिए वो कंप्यूटर तान को दिखाता है। तान इससे हैप्पी हो जाती है क्योंकि उसे फू लियोंग के और करीब जाने का चांस मिलेगा। इसके बाद जिन और बाइजू मेकअप रूम में स्ट्रेचर पर लेटे हुए होते हैं, क्योंकि बाइजू फील करना चाहता है कि मरने के बाद कैसा फील होता है। बाइजू जिन से पूछता है, तुम क्यों लेटी हो? जिन कहती है, मैं फील करना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ लेटने में कैसा लगता है। बाइजू कहता है, मुझे तुम्हारे जैसी लड़की के साथ डेट पर जाने की नीड है। बातों ही बातों में जिन कहती है, तुम आज तक किसी के साथ डेट पर नहीं गए, इसीलिए तुम मेरे साथ डेट पर चलते हो। उस तरफ रात में रुई फेंग जिन से कहता है, 11 से 1 बजे तक तुम बाइजू की टेक केयर करोगी। जिन बाइजू के रूम में जाती है। क्वान चैंग आता है और रुई फेंग को ये सब करने से रोकता है क्योंकि ये जिन की लाइफ के लिए डेंजरस है। एक्चुअली रुई फेंग चाहता है कि जिन इस सब से डर जाए और यहाँ से चली जाए। वहां बाइजू जिन पर अटैक करता है क्योंकि अब वो पूरी तरह से डेविल बन चुका होता है। लेकिन थोड़ी देर में जिन अपना हाथ बाइजू के फेस पर रखती है और बाइजू नॉर्मल होने लगता है। जिन कहती है, शायद रुई फेंग चाहता है कि मैं डर कर यहाँ से चली जाऊं और वो फिर से तुम्हारा गार्डियन बन जाए, इसीलिए उसने मुझे यहाँ भेजा। जिन कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक पेन किलर हूँ, इसीलिए तुमने उस दिन मुझे बचाया था। बाइजू कहता है, हाँ। इसी बीच वो कहता है, इससे पहले मैं मिलिट्री में काम करता था। एक दिन मेरे पैराशूट में कुछ इशू हो गया और मैं गिर गया। मैं पत्थर से टकराया जिससे तुरंत एक लाइट निकली और मेरी इंजरी में एब्जॉर्ब हो गई। तभी एक पर्सन ने मेरी हेल्प की। ये पर्सन रुई फेंग के ग्रैंडपा थे। तब से रुई फेंग की फैमिली मेरी गार्डियन बन गई। जिन कहती है, मैं 1 साल में तुम हेल्प्स का सोल्यूशन ढूंढ लूंगी। बाइजू कहता है, मैं 100 सालों से इस वर्ल्ड में घूम रहा हूँ, तुम 1 साल में कोई क्लू नहीं ढूंढ पाओगी। जिन कहती है, तुम्हें इस इशू में मेरी हेल्प करनी होगी। पहले बाइजू इसके लिए अग्री नहीं होता, लेकिन बाद में जिन उसे कन्विंस कर लेती है। वहां चियंतु बाइजू को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें सीसीटीवी फुटेज होता है जहां दिखाया गया होता है कि बाइजू हॉस्पिटल में जिन को बचा रहा है। यहां से बाइजू को पता चल जाएगा कि म्यूटेशन के दौरान डार्क नेट पर उसकी पिक्चर्स किसने अपलोड की थी। वहां फू लियांग और तन अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। फू लियांग कहता है, मुझे अपने करियर के लिए दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। यह सुनकर तन सरप्राइज हो जाती है। वहां जिन शांग को लेती है और तन के बारे में पता करने जाती है। तन का नेबर कहता है, कभी कभी तन ऐसे बिहेव करती है जैसे मियानो ने उसे पोसेस कर लिया हो। वहां बाइजू सीसीटीवी फुटेज देखता है जहां वो तन को देखता है। उसे कुछ रॉन्ग फील होता है, इसलिए वो सबको इस बारे में बताता है। इसके बाद फू लियांग मियानो की ग्रेव के पास जाता है, तभी वहां कोई आता है। इसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। यहाँ बाइजू और कियंतु तन के रूम में जाते हैं। यहाँ उन दोनों को फू लियांग की स्टोरी का एक प्रिंट मिलता है जहां फू लियानो ने मियानो को डेडिकेट करके अपना लव एक्सप्रेस किया होता है। वे दोनों समझ जाते हैं कि तन फू लियांग के लिए क्रेजी हो गई है। वहां फू लियांग का फोन रीचेबल नहीं होता, इसलिए बाइजू और जिन उसे ढूंढने जाते हैं। यहाँ तन ने फू लियांग को किडनैप कर लिया होता है। फू लियांग कहता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तन कहती है, मियानो मेरे हार्ट की डोनर है। बाद में वो कहती है, मियानो अभी भी जिंदा है। एक्चुअली मैं मियानो हूं क्योंकि उसका हार्ट मेरे अंदर है, लेकिन शायद तुम मुझ पर बिलीव नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मर चुकी है। फू लियांग उस पर बिलीव नहीं करता। वो कहता है, मैं हमेशा मियानो से प्यार करूंगा, लेकिन अब मैं एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए दूसरे शहर जा रहा हूं। वहां कियन चेन और रुई फेंग शांग को उसके घर ड्रॉप करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए फू लियांग तन को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है, मेरे हाथ खोल दो क्योंकि मैं तुम्हें हक करना चाहता हूं। तन समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। बाद में हम देखते हैं कि मियानो की सोल तन को फोर्स करती है ताकि वो जाकर फू लियांग का मर्डर कर दे। इस तरह मियानो फू लियांग को अपने पास लाना चाहती है। तभी ये तीनों वहां आ जाते हैं और तन को पकड़ लेते हैं। फू लियांग उन्हें उसे जाने देने के लिए कहता है। वो तन को एक्सप्लेन करता है, तुम मियानो नहीं हो। फाइनली तन इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद तन अनकॉन्शियस हो जाती है। इसके बाद तन और जिन फ्रेंड्स बन जाते हैं और तन क्वान का दिया हुआ बुके एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि जिन और बाइजू का बर्थडे एक ही दिन होता है। इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए जिन बाइजू को कन्विंस करती है। वे दोनों एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। जिन कहती है, चूंकि मेरे पास बहुत कम दिन बचे हैं, मैं चाहती हूं कि हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाएं। बाइजू पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? जिन कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। बाद में जिन बाइजू को किस करने जाती है और बाइजू भी इसमें ज्वाइन करता है। अगले सीन में एक पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिसर जिसका नाम अंकल यू होता है, क्यू नाम के एक लड़के के साथ सेमेटेरी आता है। थोड़ा घूमने के बाद वे चले जाते हैं।
इसके बाद क्यों व्हाइट ड्रेस पहने एक लड़की को देखता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। जिन का मास्टर सबको इस बारे में बताता है। उन्हें लगता है शायद सेमेटरी में कोई थीफ आया था, इसीलिए वे वैंग और क्वान को सेमेटरी चेक करने के लिए भेजते हैं। क्वान बहुत डरा हुआ होता है। तभी क्वान को वही लेडी दिखाई देती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। अगले दिन सबको इस बारे में पता चलता है। जिन का बॉस डिसाइड करता है कि अब वो खुद उस सेमेटरी में जाएगा, लेकिन उसके साथ भी वही इंसिडेंट होता है। अब जिन उस सेमेटरी में जाने का डिसाइड करती है। चैन चैंग बाइजू को इस बारे में बताता है। उस रात डॉक्टर लिन सेमेटरी में जिन के लिए खाना लाता है। खाना खाते हुए जिन को वही लेडी दिखाई देती है। लिन और जिन समझ जाते हैं कि ये कोई घोस्ट नहीं बल्कि एक ओल्ड लेडी है। वे दोनों उस लेडी को पकड़ते हैं और हॉस्पिटल ले आते हैं। उन दोनों को पता चलता है कि इस लेडी का नाम शू है और ये लेडी हर दिन हॉस्पिटल से भाग जाती है और सेमेटरी में अपने डेड हस्बैंड के पास आती है। वहां बाइजू खुद को चेयर से बांध लेता है क्योंकि जिन उस रात घर पर नहीं होती और वो डेविल बनकर किसी को हार्म नहीं करना चाहता। लेकिन तभी जिन वहां आती है और बाइजू को ये सब करने से रोकती है। वो बाइजू को उस ओल्ड लेडी के बारे में सब कुछ बताती है। अगले दिन लिन जिन से मिलने आता है। बातों ही बातों में जिन लिन को याद दिलाती है कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। लिन अपसेट हो जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे इशू का क्योर ढूंढ लूंगा। इसके साथ ही वो अपना हाथ जिन के सिर पर रखता है। चैन चैंग इस चीज की पिक्चर क्लिक कर लेता है। वो ये पिक्चर बाइजू को दिखाता है। एक्चुअली चैन चैंग जिन को पसंद नहीं करता। वो बाइजू से कहता है, सेमेटरी में भी लिन जिन के लिए खाना लाया था। शायद वे दोनों रिलेशनशिप में हैं और इसीलिए जिन भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तुम्हें अप्रोच कर रही थी। बाइजू को गुस्सा आ जाता है। जिन वापस घर आती है। बाइजू उससे पूछने लगता है कि वो कहाँ थी। जिन कहती है, ये सारी बातें सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड के लिए जानना जरूरी होगा, लेकिन तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। बाइजू कहता है, हाँ, तुम सिर्फ लिन को ही इस लायक समझती हो। जिन को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। बाइजू कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम ऑनेस्ट नहीं हो। और इस बात पर उनकी फाइट शुरू हो जाती है। वहां रुई फेंग चैन चैंग से कहता है, तुमने बाइजू को ये बातें बताकर अच्छा नहीं किया। अगले दिन हम देखते हैं कि शियू की डॉटर हानी एक छोटी बच्ची को डांटती है क्योंकि वो गलती से शियू की मॉम का सूप गिरा देती है। इसके बाद जिन रोड पर जा रही होती है, तभी वो ग्रैंडमा से मिलती है। ग्रैंडमा उसे कॉफी के लिए चलने को कहती हैं। वो बाइजू के बारे में पूछती हैं तो जिन कहती है, वो मुझे बिल्कुल नहीं समझता। ग्रैंडमा कहती हैं, एक साथ रहने के लिए एक दूसरे को समझने की नीड नहीं होती, बस प्यार होना चाहिए। क्वान तू को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए वो टैन से मिलने हॉस्पिटल जाता है। टैन उसे बताती है, हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद मेरे हार्ट में अक्सर पेन होता था। इसका ट्रीटमेंट ढूंढते हुए मैं इस हॉस्पिटल में आई। यहाँ से मुझे उस पेन से रिलीफ पाने के लिए मेडिसिन मिली। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां बाइजू एक बार सुसाइड करने गया था। इसके बाद बाइजू के हार्ट में पेन होता है, इसलिए वो रिलीफ पाने के लिए खुद को बाथटब में डुबा लेता है। फिर उसे याद आता है कि एक बार वो पेन से रिलीफ पाने के लिए रूफ से गिर गया था क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बोन्स तोड़ने से उसका पेन कम हो जाता है। तभी ग्रैंडमा आई थी और उसे सरवाइव करने के लिए मोटिवेट किया था। इसके बाद जिन बाइजू के पास जाती है, उसे बाथटब से उठाती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो कहती है, मैं इतनी यंग हूं कि मुझे अपनी जनरेशन की फीलिंग्स समझ नहीं आती और मैं तुम्हें भी नहीं समझ पाई। इसके साथ ही वो बाइजू को किस करती है। बाद में ये दिखाया जाता है कि रुई फेंग की कंपनी की एनिवर्सरी होती है, इसलिए बाइजू एक फंक्शन प्लान करता है। चियान चैंग आता है और बाइजू से कहता है, डॉक्टर लिन यहाँ मीटिंग के लिए आएंगे और वो ड्रेसेस भी ट्राई करेंगे। एक्चुअली डॉक्टर लिन ऑर्गन डोनर एसोसिएशन के हेड होते हैं, जिसे उनकी कंपनी ने डोनेशन दिया था। बाइजू डॉक्टर लिन से मिलता है और बहुत ही फनी तरीके से हैंडशेक करता है। इसके बाद ड्रेस ट्राई करते समय लिन अचानक गिरने लगता है तो बाइजू उसे पकड़ लेता है। जिन ये सीन देखती है और बहुत ऑकवर्ड फील करते हुए वहां से चली जाती है। तभी लिन जिन को देख रहा होता है तो बाइजू उससे पूछता है, क्या तुम जिन को जानते हो? लिन कहता है, वो मेरी क्लोज फ्रेंड है। बाइजू कहता है, उसका बॉयफ्रेंड यहाँ काम करता है। लिन कहता है, उसका भी बॉयफ्रेंड है, लेकिन मुझे इससे कोई इशू नहीं है क्योंकि मैं जिन को पसंद करता हूँ। ये सुनकर बाइजू को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो डॉक्टर से कुछ नहीं कहता। वहां जिन केन चेनेंग से पूछती है, क्या बाइजू लड़कों में इंटरेस्टेड है? केन चेनेंग कहता है, उसके बारे में कुछ गलत मत कहो, वो एक जेंटलमैन है। चियान चैंग जिन को और भी बातें कहने जाता है तो रुई फेंग उसे वहां से ले जाता है। इस तरफ बेला नाम की एक लड़की शू को अपना ऑर्गन डोनेट करने के लिए कन्विंस करती है। वो ये बात शेंग को बताती है। शेंग और जिन बेला के बारे में बात करते हैं। शोंग कहती है, बेला एक स्वीट लड़की है, लेकिन उसे ल्यूकीमिया है और ऊपर से उसके पेरेंट्स का भी डिवोर्स हो चुका है। इसके बाद हम बाइजू को अपने रूम में लेटा हुआ देखते हैं। जिन आती है और उससे मिलती है। बाइजू कहता है, मेरी डेथ के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। जिन कहती है,
अगले जन्म में मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। बातचीत में बाईजू कहता है, मेरी फर्स्ट लेडी लव 1935 की एक फेमस सिंगर थी। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि एक मिलिट्री रिलेटेड मिशन कंप्लीट करने के बाद मैं आकर उससे मिलूंगा। लेकिन जब मैं वापस आया तो वो बूढ़ी हो चुकी थी। मैं उसकी डेथ वाले दिन वापस आया, तभी मैं तुमसे टकराया। शायद तुम उसकी मेकअप आर्टिस्ट थी। यहाँ कुयन चैंग एनिवर्सरी की तैयारी कर रहा होता है, तभी शू नाम की एक लड़की आती है और उससे पूछती है, फंक्शन में रुई फैंग का डांस पार्टनर कौन है? कुयन चैंग कहता है, जिन है, क्योंकि वो इस तरह जिन को ट्रबल करना चाहता था। माँ शुए जाकर चेक करती है और उसे पता चलता है कि रुई फैंग शैंग के साथ फ्लर्ट कर रहा है। वो जिन की पिक्चर देखती है और सोचती है, ये वो लड़की नहीं है। चियान चैंग ने शायद मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। शुए के बॉडीगार्ड्स उससे कहते हैं, शैंग जिन की बेस्ट फ्रेंड है। वो अपने बॉडीगार्ड्स को इस बारे में और रिसर्च करने के लिए कहती है। माँ चैन चैंग बाईजू से कहता है, मैं उस कार एक्सीडेंट के बारे में जानना चाहता हूँ जिसमें गावो की बॉडी को ले जाया जा रहा था। बाईजू कहता है, हम और चैन तू इस चीज को हैंडल करेंगे। माँ चैन चैंग एक्ट्रेस वांग के सेक्रेटरी से मिलता है, क्योंकि वो चाहता है कि वांग डिजाइनर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। लेकिन सेक्रेटरी कहती है, पहले वांग आपकी कंपनी में आएगी और आपका कलेक्शन चेक करेगी। अगर वांग को ये पसंद आया तभी वो मेन शो में जाएगी। इसके बाद जिन बाईजू को एक पिक्चर दिखाती है जिसमें एक पेशेंट के हाथ पर एक मार बना होता है। वो कहती है, शायद इस पेशेंट का गावो से कुछ लेना देना था, क्योंकि गावो की बॉडी पर भी सेम मार्क था। बाईजू कहता है, सर्जरी के बाद तान के हार्ट में बहुत पेन होता था, इसीलिए उसने स्पेशल मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया। इससे उसे रिलीफ मिला। लेकिन इन लोगों को शायद अपग्रेडेड मेडिसिन दी गई थी ताकि इसके रिएक्शन के बेस पर इसे अपग्रेड किया जा सके। लेकिन तान को मेडिसिन देने से पहले डॉक्टर हर बार उसका फुल बॉडी चेकअप करता था। शायद उन्होंने रिकॉर्ड्स रखने के लिए ऐसा किया। माँ शियू की डॉटर हानी सोचती है कि वो हॉस्पिटल का बिल कैसे पे करेगी। तभी एक लेडी आती है और उससे टीसीएम डॉक्टर के बारे में पूछती है। बाद में वो उसे बताती है, कुछ जगहों पर एक अच्छी लो कॉस्ट मेडिसिन अवेलेबल है, तुम वो अपनी मॉम को दे सकती हो। हानी ऐसा ही करती है। इसके बाद जिन को पता चलता है कि कुछ मेडिसिन लेने से शियू का लिवर कैंसर पूरी तरह क्योर हो गया। शांग को भी इस बारे में पता चलता है तो उसे ये काफी वियर्ड लगता है। वहां चियन तू को रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स मिलती हैं। वो जाकर ये रिपोर्ट्स बाईजू को दिखाता है। चियन तू कहता है, तुम अपनी डिजीज के लिए क्या ढूंढ रहे हो? बाईजू कहता है, एक रेडियो एक्टिव मीटियोरॉइड जो किसी भी चीज को म्यूटेट कर सकता है। गावो को इस बारे में पता था, लेकिन वो मर गया। इसके बाद बाईजू अपनी सिंगर एक्स का सॉन्ग सुन रहा होता है। तभी जिन उससे पूछती है, क्या तुम सच में उससे प्यार करते थे? बाईजू कहता है, मैं उससे इतना प्यार करता था कि मैं उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन फाइनली मैं उसके फ्यूनरल पर पहुंचा। जिन कहती है, तुम ह्यूमंस की शॉर्ट लाइफ के लिए उनसे नफरत करते हो? तब बाईजू कहता है, मुझे अपनी शॉर्ट लाइफ के बारे में मत बताओ। माँ शियू हॉस्पिटल से रिलीज हो जाती है। ये सब देखकर शैंग को वियर्ड फील होता है। यहाँ जिन बाईजू को वो मेडिसिन देती है जो उसे शियू के ड्रॉर से मिली थी। इसके बाद शैंग जिन को कॉल करती है और बताती है, शियू डिस्चार्ज हो गई है। जिन बाईजू से कहती है, कैंसर की लास्ट स्टेज में होने के बावजूद सिर्फ कुछ मेडिसिन लेने से शियू ठीक हो गई। ये सब मुझे स्ट्रेंज लगता है। बाईजू कहता है, मैं इस बारे में पता लगाऊंगा। यहाँ मेडिसिन का रिएक्शन शियू पर होने लगता है। वो एग्रेसिव हो जाती है। रात में हानी सो रही होती है, तभी अचानक उसके नेबर का डॉग भौंकने लगता है। हम देखते हैं कि किसी ने उस डॉग को मार दिया है। इसके बाद शियू हानी को मारने के लिए एक नाइफ लेकर आती है। तभी बाईजू और जिन वहां आते हैं और उसे बचा लेते हैं। वे शियू को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। जिन को हानी से उस मेडिसिन के बारे में पता चलता है। इसके बाद एक्ट्रेस वांग बाईजू को एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में आने के लिए इनवाइट करती है। चियन चैंग जिन से कहता है, बाईजू ने वांग को डिनर के लिए इनवाइट किया है, और ये कहकर वो उसे टीज करता है। जिन कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बाद जिन उस एक्सपेंसिव होटल में रिजर्वेशन बुक करने जाती है तो वहां की रिसेप्शनिस्ट उसे रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि रिजर्वेशन पाने के लिए कस्टमर्स को पहले होटल की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। फिर उसे डॉक्टर लिन के वॉलेट में उस होटल के 2 रिजर्वेशन कार्ड्स मिलते हैं। फिर वो लिन के साथ उस होटल में जाती है ताकि वो बाईजू पर नजर रख सके। वहां जाकर वो देखती है कि बाईजू चियन चैंग और रुई फैंग को भी लाया है। वहां वांग बाईजू को एक रूम में ले जाती है। यहाँ सब खाना खा रहे होते हैं। जिन ये सब सीक्रेटली देखती है। ये सब देखकर जिन को बुरा लगता है। उसके वापस लौटने के बाद लिन उससे पूछता है, तुम अब तक ठीक थी, अचानक तुम्हें क्या हुआ? वो कहती है, मुझे लगता था कि मैं किसी के लिए स्पेशल हूँ, लेकिन मैं गलत सोच रही थी। होटल से निकलते समय बाईजू जिन और डॉक्टर लिन को एक साथ देखता है और उसे गुस्सा आ जाता है। तभी सियन चैंग डॉक्टर लिन के साथ जाता है और रुई फैंग वांग को ड्रॉप करने जाता है। एक्चुअली सियन चैंग ने लिन को होटल कार्ड्स दिए थे ताकि जिन भी वहां आ सके और बाईजू को वहां देखकर इरिटेट हो सके। एनीवे, जिन सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए बाईजू के पास जाती है।
लेकिन बाईजू उसकी एक नहीं सुनता। माँ लिन कियन चैंग से कहता है, मुझे पता है बाईजू जिन का बॉयफ्रेंड है, लेकिन जिन के साथ रहने से मुझे उसके बारे में बहुत कुछ जानने का चांस मिलता है। मुझे उसके साथ रहने में कंफर्टेबल फील होता है। सियन चैंग कहता है, मुझे जिन बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो बाईजू को पसंद करती है। मैं नहीं चाहता कि वो बाईजू के लिए कोई ट्रबल क्रिएट करे। महाजिन कहती है, ये पूरा प्लान सियन चैंग का था, मैं तो बस तुम्हें और वांग को देखने वहां गई थी। बाईजू कहता है, मैं काम के सिलसिले में वहां गया था। फिर वो जिन के ऊपर से वो जैकेट उतारता है और पूछता है, ये किसकी है? जिन कहती है, ये लिन की है। बाईजू गुस्सा हो जाता है और जिन को लिन की जैकेट के बजाय अपनी खुद की जैकेट पहना देता है। बाईजू कहता है, तुम इतनी जेलस हो गई कि तुम मुझे और वांग को देखने गई थी। जिन कहती है, मैं वांग की प्रॉपर्टी या उसकी प्रेटीनेस से जेलस नहीं हूं, मैं उसकी लॉन्ग लाइफ से जेलस हूं, जो मुझे नहीं मिल सकती। अगर मेरी लाइफ भी लॉन्ग होती तो मैं तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड कर पाती। बाईजू कहता है, मैं 100 सालों से जी रहा हूं और फ्यूचर में भी जीता रहूंगा। जिन कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, ग्रैंडमा ने मुझे बताया था कि मेरी डेथ के बाद तुम खुद को बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर लोगे। इसके बाद जिन उसे ब्रेकअप करने के लिए कहती है। माँ सियन चैंग और रुई फैंग इन दोनों के बारे में बात कर रहे होते हैं। रुई फैंग कहता है, तुम्हें जिन के साथ ज्यादा टॉलरेंट होना चाहिए। सियन चैंग कहता है, मैंने ट्राई किया लेकिन मैं टॉलरेंट नहीं रह सका। लेकिन अब सियन चैंग बाईजू को सिचुएशन हैंडल करने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहता है, इसलिए वो अपने ब्रदर के घर चला जाता है। सियन तू के घर जाकर सियन चैंग कहता है, बाईजू और जिन का ब्रेकअप हो गया है। सियन तू कहता है, और तुम इसका रीजन होगे, इसीलिए बाईजू ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। सियन चैंग कहता है, नहीं, मैं खुद वहां से आया हूं और अब बाईजू मुझसे बात करने के मूड में नहीं है। उस तरफ रुई फैंग बाईजू से कहता है, हर रात तुम्हें जिन का हाथ पकड़ना होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ उसका हाथ टच करो। इससे बाईजू समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। माँ जिन बाथरूम में एक टब में अपने पैर डालकर बैठी होती है। तभी बाईजू वहां आता है और अपना पैर टब में डालता है और इस वजह से उसका पैर जिन के पैर से टच हो जाता है। तभी बाईजू जिन से बात करने जाता है तो जिन कहती है, हम एक गेम क्यों नहीं खेलते? जो पहले बोलेगा वो डॉग होगा। इसके बाद बाईजू साइलेंट हो जाता है। वहां जिन और लिन लंच के लिए जाते हैं और जिन उसे बताती है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है। तभी लिन उससे कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिन शॉक हो जाती है तो लिन कहता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। जिन कहती है, इट्स ओके, लेकिन अब से मैं तुम्हें अपने रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप में भी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। वहां बाईजू इन दोनों को लंच करते देखकर सैड हो जाता है। चैन चैंग ये सब देखता है और बाद में जिन से कहता है, बाईजू के साथ अपनी फाइट खत्म करो, क्योंकि बाईजू बहुत पेन में है। जिन कहती है, मैं सोचती थी कि बाईजू बहुत दिनों तक जिएगा, लेकिन एक्चुअली वो मेरे और ग्रैंडमा की डेथ के बाद खुद को खत्म कर लेगा और उसने मुझे ये बात नहीं बताई, इसीलिए मैंने उससे फाइट की। लेकिन फिर बाईजू सेंचुरीज से जी रहा है, उसके लिए बहुत सी लड़कियां हैं, मैं उसके लिए बस एक यूजलेस पेन किलर की तरह हूं। उस तरफ शुए शांग के पास जाती है और कहती है, मैं रुई फैंग की गर्लफ्रेंड हूं। शांग कहती है, उसका काम गर्लफ्रेंड्स बनाना है, तो तुम उसकी सभी गर्लफ्रेंड्स में से एक हो। शुए कहती है, तुम भी स्पेशल नहीं हो, मुझे बताओ, क्या तुम रुई फैंग की डांसिंग पार्टनर हो? शांग कहती है कि वो डांसिंग पार्टनर नहीं है और किसी तरह शू से पीछा छुड़ाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जिन शांग के साथ कंपनी की एनिवर्सरी के बारे में डिस्कस करती है। फिर वो वॉशरूम जाती है और वहां उसकी नोज से ब्लड आता है। वो सोचती है, मेरी लाइफ इतनी शॉर्ट क्यों है? फिर वो वॉशरूम से बाहर आती है और शांग को एनिवर्सरी पार्टी में जाने के लिए कहती है। उस तरफ बाईजू अपनी ग्रैंडमा को बताता है, मैंने जिन के साथ ब्रेकअप कर लिया है। ग्रैंडमा कहती हैं, जिन एक स्मार्ट लड़की है, अक्सर स्मार्ट लड़कियां प्रॉब्लम से भाग जाती हैं, लेकिन जिन वैसी नहीं है। यहाँ जिन और शैंग कंपनी में ड्रेस चेक कर रही होती हैं, तभी ग्रैंडमा वहां आती हैं। वो पूछती हैं, मुझे सच बताओ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? ग्रैंडमा समझ जाती हैं कि वे पार्टी के लिए आई हैं। वो उन दोनों का मेकओवर करवाती हैं। यहाँ लिन पार्टी में आता है तो बाईजू जानबूझकर उससे पूछता है, क्या तुम्हें भी इनवाइट किया गया है? लिन कहता है, शायद तुम भूल गए कि तुमने ही मुझे मैगजीन सूट ट्राई करवाया था। इसके बाद रुई फैंग बाईजू को वांग से मिलवाता है। वहां कियोन चैंग रुई फैंग से कहता है, मैंने पहली बार जिन को रोते हुए देखा और मुझे बुरा लगा। वहां ग्रैंडमा जिन और शांग को पार्टी में लाती हैं तो शुए भी वहां आती है। इसी बीच शांग शुए को फ्रेंड बना लेती है और वहां से चली जाती है। उस तरफ वांग बाईजू को डांस करने ले जाती है तो जिन को ये देखकर बुरा लगता है। लिन आता है और कहता है, चलो हम दोनों भी डांस करते हैं और उनका डांस स्पॉइल करते हैं। जिन और लिन को डांस करते देखकर बाईजू को वो मोमेंट याद आ जाता है जब उसने जिन को डांस करना सिखाया था। उसके हार्ट में पेन होने लगता है तो जिन वहां आती है। बाईजू उसका हाथ पकड़ता है और उसे साइड में ले जाता है। जिन कहती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मजे कर रहे थे? बाईजू फिर से एक्सप्लेन करता है, उस दिन मैं वांग से बस काम के सिलसिले में मिलने गया था। जिन अग्री नहीं होती तो अचानक बाईजू उसे किस करता है और उसे साइलेंट कर देता है।
इसके बाद दोनों का पैचअप हो जाता है। एक्चुअली जब जिन चियन चैंग से बात कर रही थी तो बाइजू छुप कर वो बातें सुन रहा था। वो समझ गया था कि जिन उससे बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो अब पैचअप करने आया था। अगले दिन बाइजू रुई फेंग के सामने से खाना लेकर जिन को देता है, क्योंकि उसकी लविंग केयरिंग एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। रुई फेंग और चियन चैंग उसके ऐसे एक्शन से इरिटेट हो जाते हैं। फिर वे दोनों जल्दी से खाना खाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जिन और बाइजू भी चले जाते हैं। बाइजू ऑफिस जाने के लिए कार में बैठता है तो रुई फेंग जल्दी से कार स्टार्ट कर देता है और बाइजू जिन को ठीक से गुड बाय नहीं कह पाता। इसके बाद शू की डेड बॉडी आती है जिस पर बहुत से मार्क्स होते हैं। जिन डॉक्टर लिन को उन मेडिसिन के बारे में भी बताती हैं जो शू लिया करती थी। फिर जिन बाइजू को शू की डेड बॉडी की पिक्चर्स दिखाती है। वो कहती है, तुम सही थे, वो लोग मेडिसिन को अपग्रेड कर रहे हैं क्योंकि इस बार मार्क्स थोड़े बड़े हैं। बाइजू कहता है, वे अपनी लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंचे, इसीलिए वे और पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। बाद में जिन कहती है, कल मैं डॉक्टर लिन के साथ एक वॉलंटरी डोनेशन कैंप में जा रही हूँ। यह सुनकर बाइजू जेलस हो जाता है। इसके बाद जिन को पता चलता है कि डॉक्टर लिन और ऑफिसर सू एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जिन सू को भी उन मेडिसिन के बारे में बताती है। सू उसे इन्फॉर्म करता है शू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग है। फिर सू जाकर क्वांतू से पूछता है, तुम उस बस एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? तुम जैसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को इस सब से दूर रहना चाहिए। फिर सू कहता है, तुमने और तुम्हारे फ्रेंड बाइजू ने भी फॉल्स टेस्टिमनी दी है, लेकिन अभी मेरे पास तुम लोगों के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है। इसके बाद ऑफिसर सू कार ड्राइव कर रहा होता है, तभी उसे किसी का कॉल आता है। कॉल पर वो चिल्लाने लगता है, तुम उस बच्चे को कुछ नहीं करोगे। इसके बाद वो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को देखता है जहां बाइजू एक्सीडेंट के दौरान एडमिट था। वो उसका पीछा करने जाता है, तभी एक ट्रक आता है और उसकी कार को हिट कर देता है। वो सीरियसली इंजर हो जाता है। यहाँ चेन तू बाइजू से मिलता है और कहता है, मैंने ऑफिसर सू से बात की, अब लगता है वो चीजों को अपने कंट्रोल में ला सकता है। तभी बाइजू चेंतू को बताता है कि कुछ लोग अभी भी स्पेशल मेडिसिन के साथ पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वहां सू की वाइफ वैन जाती है और जिन से मिलती है। वैन को सू से जिन का एक कार्ड मिला था। वो कहती है, इस पर तुम्हारा नंबर क्यों लिखा है? जिन कहती है, मेरे कार्ड्स पर मेरा नंबर लिखा होता है ताकि डोर्स मुझसे इजीली कांटेक्ट कर सकें। वैन कहती है, सू का एक्सीडेंट हो गया है। वो कहती है, सू हर महीने किसी को पैसे देता था, मुझे सस्पेक्ट है कि तुम ही वो पर्सन हो। जिन कहती है, तुम जाकर चेक क्यों नहीं करती कि ये किसका अकाउंट है? वैन कहती है, मैंने चेक किया है, ये एक लड़की का अकाउंट है, लेकिन कोई ठीक से नहीं बता पाया कि वो कौन है। जिन कहती है, मेरा सू के साथ कोई अफेयर नहीं है। वैन उस पर बिलीव नहीं करती। तभी रुई फोंग वहां आता है और जिन को अपने साथ ले जाने लगता है। वैन उसे रोकती है और कहती है, जिन, तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया है। रुई फेंग कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और हमें थोड़ी जल्दी है। इसके बाद रुई फोंग जिन को एक कार तक ले जाता है जहां बाइजू बैठा होता है। उसे पता चला था कि सू का एक्सीडेंट हो गया है और ये तीनों उसे हॉस्पिटल में देखने जाते हैं। मां शेंग जिन को बताती है, सू की कंडीशन बहुत खराब है और वो अपनी आंखें अपने बेटे को देना चाहता है, लेकिन इस पर एग्री करते हुए उसकी वाइफ पेपर साइन नहीं कर रही है। एक्चुअली ये सू का एडॉप्टेड बेटा होता है। जिन उसे बताती है, कोमा में जाने से पहले सू ने मुझे कॉल किया था, लेकिन मैं रिसीव नहीं कर पाई। वहां कुयन चैन अपने डॉक्टर को बताता है कि वो जिन को पसंद करने लगा है। इसके बाद लिन चेन चैंग से मिलता है और वे दोनों कॉफी के लिए जाते हैं। वहां जिन वैन से मिलती है। वैन को किसी तरह पता चल जाता है कि जिन वो लड़की नहीं है जिसके साथ उसके हस्बैंड का अफेयर था। जिन वैन को एक्सप्लेन करती है कि उसे अपने हस्बैंड के ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए डॉक्यूमेंट साइन करने चाहिए। वैन कहती है, सू को शादी से पहले ये बेटा हुआ था और वो ये भी कहती है कि वो साइन नहीं करना चाहती। तभी चेन चैंग वहां आता है और कहता है, जिन मेरी गर्लफ्रेंड है। वहां बाइजू जिन से सू की मेडिकल रिपोर्ट्स मांगता है। जिन नहीं देना चाहती क्योंकि सू शांग के अंदर है और जिन नहीं चाहती कि कोई इशू हो। बाद में वो बाइजू को बताती है कि सू की वाइफ वैन डोनेशन से रिलेटेड उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं कर रही है। बाइजू कहता है, मैं उसे साइन करवाऊंगा। जिन ये नहीं चाहती क्योंकि वो जानती है बाइजू उसे साइन करने के लिए फोर्स करेगा। बाइजू कहता है, मेरे बिना तुम उससे इस पर साइन नहीं करवा पाओगे। फिर इस बात पर ये दोनों बेट लगाते हैं। वहां जिन वैन को साइन करने के बारे में एक्सप्लेन करने जाती है तो वैन कहती है, मुझसे दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाद में वैन हॉस्पिटल जाती है तो लिन और शेंग उसे डॉक्यूमेंट साइन करने के बारे में एक्सप्लेन करने जाते हैं। वो डॉक्टर पर चिल्लाती है और वहां से चली जाती है। बाद में वो जिन को मिलने के लिए कॉल करती है। वो जिन से पूछती है, तुम उन मेडिसिन के बारे में क्या जानती हो? जिन कहती है, तुम्हें मेडिसिन के बारे में कैसे पता चला? वैन कहती है, मैंने तुम्हारी और सू की कुछ चैट्स पढ़ी, मुझे वहीं से पता चला। फिर वो कहती है, मुझे एक कॉल आया था जिसमें उन मेडिसिन के सेलर ने कहा
कि अगर हम उन्हें इस केस से रिलेटेड सू के सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तो वे सू के इलीगल बेटे को एक्सपोज कर देंगे। शायद सू ने भी ये मेडिसिन्स ली थी, इसीलिए मैं उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं कर रही, क्योंकि उसके ऑर्गन्स अब किसी काम के नहीं रहे। इसके बाद जिन सू के सारे डॉक्यूमेंट्स बाइजू को दे देती है। फिर जिन, शांग और श्वे इस पूरे इशू के बारे में सोचने लगती हैं। इसके बाद चैन तू एक सीसीटीवी फुटेज देखता है जहां सू अपने बेटे के साथ आया था। चैन तू ये सीसीटीवी फुटेज बाइजू के पास ले जाता है। इसके बाद बाइजू और जिन एक पार्क में जाते हैं और सू के पेरेंट्स को सू के बेटे के साथ खेलते हुए देखते हैं। वे जाकर सू के पेरेंट्स को सू के एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। वहां सब हॉस्पिटल में होते हैं, तभी डॉक्टर आता है और कहता है सू ब्रेन डेड है और उसका हार्ट थोड़ी देर में पंपिंग स्टॉप कर देगा। ये सुनकर वेन अपने माइंड में सोचती है, सू तुम्हारा एक इलीगल बेटा है, तुमने मुझे चीट किया, लेकिन मैं तुम्हारे पेरेंट्स की टेक केयर करूंगी, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूंगी। तभी जिन आती है और उसे इन्फॉर्म करती है सू ने तुम्हें चीट नहीं किया। ये कहकर जिन फाइनली वेन को सू के डोनर डॉक्यूमेंट्स साइन करने के लिए कन्विंस कर लेती है। तभी एक लेडी उस अंधे बेटे के साथ आती है जो उसकी रियल मॉम होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सू के सीनियर का बेटा है। उसके सीनियर की डेथ हो गई थी और तब से सू अक्सर उसके बेटे को वॉक पर ले जाता था और उसकी टेक केयर करता था। ये जानकर वेन अपने हस्बैंड को सॉरी बोलती है। वेन कहती है सू और मेरी सिर्फ एक मैरिज रजिस्ट्रेशन है। सू के मेमोरियल पर मैं उसके साथ सेरेमोनियल मैरिज करना चाहती हूँ। वहां मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ जिन। एनीवे, फिर बाइजू जिन के पास आता है और वे बात करते हैं कि क्या सू का एक्सीडेंट स्टेज किया गया था, क्योंकि एक्सीडेंट वाली जगह के पास कोई कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है जहां उस ट्रक की नीड हो। या कॉल रिसीव करने के बाद सू ड्राइव करते समय एक्साइटेड हो गया था और इसीलिए उसका एक्सीडेंट हुआ। बाद में बाइजू कहता है मेरे आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन कंपनी वालों ने उस कॉल से सू की लोकेशन ट्रेस की और फिर एक ट्रक भेजकर उसका एक्सीडेंट करवा दिया। इसके बाद सू का फ्यूनरल होता है जिसमें वेन इमेजिन करती है कि वो सू से शादी कर रही है और सब इस बात पर क्लैपिंग कर रहे हैं। बाद में वेन जिन को एक वेडिंग बुके देती है और बाइजू की तरफ पॉइंट करते हुए पूछती है क्या ये तुम्हारा रियल बॉयफ्रेंड है। जिन शर्माते हुए स्माइल करती है और हाँ कहती है। यहाँ चैन चैंग और रुई फैंग केक बना रहे होते हैं। जिन वहां आती है और पूछती है क्या चल रहा है। वे कहते हैं आज बाइजू का बर्थडे है। बाद में जिन बाइजू के लिए एक स्पेशल डिश बनाती है। बाद में बाइजू सबके लिए प्रे करता है और जिन को अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी वाइफ में शिफ्ट करने के बारे में बात करता है। जिन इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। एनीवे, बाद में चैन चैंग इतनी जल्दी में होता है कि वो खुद ही कैंडल्स ब्लो कर देता है। बाद में बाइजू जिन से अपसेट हो जाता है क्योंकि जिन ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। जिन कहती है हमारी एक डील हुई थी कि जब तुम डिसाइड कर लोगे कि तुम्हें अपने फ्यूचर में क्या करना है तभी हम शादी करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी डेथ के बाद भी तुम खुश रहो। वहां डॉक्टर जांग लिन से जिन की डिजीज के बारे में बात करता है और कहता है हम इसके लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अगले दिन जिन हॉस्पिटल में होती है और बेला को हॉस्पिटल से भागते हुए देखती है। वो जाकर बेला को पकड़ती है और उसे अपने रूम में लाती है। डॉक्टर लिन उसके पास जाता है तो बेला कहती है मैं बोर हो रही थी। डॉक्टर लिन उसे एक्सप्लेन करता है कि इस तरह भागना अच्छी बात नहीं है। तभी कोई इन लोगों की फोटो लेता है और भाग जाता है, लेकिन लिन तुरंत उसे पकड़ लेता है। एक्चुअली बेला एक टीवी सीरियल में काम करती है, लेकिन वहां से एब्सेंट होने की वजह से ये मीडिया रिपोर्टर यहाँ उसके बारे में न्यूज लेने आता है और उसकी फोटो ले लेता है। इसके बाद चैन तू बाइजू को एक गिफ्ट देने आता है तो बाइजू कहता है तुम मुझे हर साल वही बोरिंग गिफ्ट देते हो। फिर गिफ्ट खोला जाता है और अंदर एक क्रिस्टल बॉल होती है। ये वही गिफ्ट होता है जो चैन तू हर साल बाइजू को देता है। फिर चैन तू कहता है मेरे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आना। वहां चैन चैंग और रुई फैंग अपने लिए गर्लफ्रेंड्स ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि चैन तू ने उन्हें भी इनवाइट किया है। यहाँ चैन तू की कंडीशन ये है कि सबको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आना है। चैन चैंग शुए को कुछ एक्सपेंसिव ड्रेसेस दिखाता है और कहता है हमारे घर पर एक पार्टी है तो तुम्हें कुछ टाइम के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा और मेरे साथ वहां चलना होगा। शू कहती है मैं तुम्हें अपना ब्रदर मानती हूँ और मैं तुम्हारे ब्रदर को पसंद करती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। उस तरफ शांग अपनी को नर्सेस को बताती है जिनके लिए एक नया ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की नीड है। मुझे होप है कि ये कंसल्टेशन काम करेगा। रुई फैंग ये सुन लेता है और पूछता है क्या जिन ने बाइजू को अपने ट्रीटमेंट के बारे में बताने से मना किया है। तभी शांग उसे साइड में खींच लेती है। वो कहती है बाइजू को जिनके ट्रीटमेंट के बारे में मत बताना। रुई फैंग कहता है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनकर चैन तू की पार्टी में चलना होगा। शांग इसके लिए एग्री हो जाती है। यहाँ जिन को एक कॉल आता है कि बेला हॉस्पिटल से भाग गई है। जिन और बाइजू उसे ढूंढने जाते हैं और बाइजू उसे अम्यूजमेंट पार्क में ढूंढ लेता है। बेला कहती है प्लीज मुझे जाने दो,
बाइजू कहता है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बेला कहती है, मुझे डॉक्टर लिन के पास ले चलो, मैं एक राइड पर जाना चाहती हूँ। वो उसे लिन के पास ले जाता है तो बेला उसे राइड पर जाने के लिए कन्विंस कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेला की मॉम नर्स को डांट रही होती है क्योंकि नर्स के होते हुए भी बेला हॉस्पिटल से भाग गई थी। वहां बेला अपनी मॉम को हग करने के लिए बुलाती है, लेकिन उसकी मॉम नर्स के साथ बिजी होती है। बाद में हम देखते हैं कि बेला की डेथ हो जाती है। वहां पार्टी में क्योन चैंग को छोड़कर सब अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आए होते हैं। तभी क्योन चैंग लाई को देखता है, जो उसका फर्स्ट लव होती है। क्योन तो इन दोनों को एक साथ देखता है और उसे ये पसंद नहीं आता, क्योंकि 10 साल पहले लाई की वजह से ही किडनैपर्स ने क्योन चैंग को बिल्डिंग से फेंक दिया था। यहाँ जिन बेला का मेकअप कर रही होती है, तभी वो बेला के हाथ पर वही मार्क्स देखती है जो उन स्पेशल मेडिसिन को लेने पर आते हैं। वो ये बात बाइजू को बताती है। जिन कहती है, वो लोग सच में मेडिसिन को अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इस बार ये मार्क्स थोड़े लाइट हैं। बाइजू ये सोचकर वरी हो जाता है कि वे अभी भी इस पर काम कर रहे हैं। जिन अपसेट हो जाती है क्योंकि वो मेडिसिन क्रिएटर्स बेला जैसी 12 साल की बच्ची पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वहां क्योन चैन सोफा पर सो रहा होता है तो उसे अपने एक्सीडेंट के ड्रीम्स आते हैं। फिर रुई फेंग आता है और उससे पूछता है, क्या तुम अभी भी लाई से प्यार करते हो? क्योन चैंग कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मैं पास में चला गया। वहां जिन और लिन एक कार में जा रहे होते हैं, तभी एक दूसरी कार उनका पीछा कर रही होती है। लिन जिन से कहता है, आगे एक मार्केट है, मैं वहां कार स्लो कर दूंगा, फिर तुम कार से कूद जाना। जिन कूदना नहीं चाहती और लिन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन डॉक्टर के इंसाइट करने पर वो फाइनली कूद जाती है। इसके बाद वो पुलिस को कॉल करती है और उन्हें इन्फॉर्म करती है, और तभी लिन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जिन हॉस्पिटल में होती है तभी बाइजू और शांग वहां आते हैं। नर्स कहती है, एनीवे, डॉक्टर ठीक है, लेकिन उन्हें आज रात हॉस्पिटल में रुकना होगा। वहां क्योन तू बाइजू से कहता है, लिन की सेफ्टी के लिए 2 बॉडीगार्ड्स हायर करो, ये लोग छुपकर उस पर नजर रखेंगे। उन मेडिसिन की इन्वेस्टिगेशन के थ्रू बाइजू और क्योन तू को पता चलता है कि एक दिन जाओ चैंग नाम का एक डिलीवरी बॉय लिन को डिलीवरी देने बाइक पर आया था, लेकिन वो अपनी कार में वापस लौटा। क्योन तू और बाइजू वहां जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि इस डिलीवरी बॉय का घर हो सकता है। उस घर के अंदर उन्हें जिन और लिन की फोटोज दिखाई देती हैं। उसके साथ ही डॉक्टर जाओ की फोटो भी होती है जिसने जिन को रूफ से धक्का दिया था। वहां क्योन तू क्योन चैंग से कहता है, अगर तुम लाई को डेट कर रहे हो तो मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो विक्टिम थी, अटैकर नहीं, और वो अपने पेरेंट्स से फाइट करके तुमसे यहाँ मिलने आई है। रात में क्योन तू सो रहा होता है तभी उसे अचानक अपने डॉग की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखता है कि किसी ने उसके डॉग को मार दिया है। वहां क्योन चैंग और लाई एक रेस्तोरेंट में जाते हैं जहां क्योन चैंग की स्यू चैंग नाम के एक लड़के से फाइट हो जाती है, क्योंकि वो लाई के साथ फ्लर्ट करता है। अगले दिन क्योन तू और रुई फेंग एक हॉस्पिटल के सामने आते हैं और क्योन तू कहता है, इस हॉस्पिटल में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि क्योन चैंग यहाँ एडमिट होता है। क्योन तू कहता है, रिलेशनशिप में आने के बाद उसके अंदर हार्ड इमोशंस आ गए हैं। वे दोनों क्योन चैंग से मिलने जाते हैं तो क्योन तू कहता है, मैं स्यू चैंग की फैमिली से बात करूंगा ताकि हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकें। वहां लाई रुई फेंग से मिलती है और कहती है, मैंने क्योन चैंग से कहा कि मैं उसे ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका ले जाऊंगी। रुई फेंग कहता है, उसने मुझे ये नहीं बताया। लाई कहती है, शायद उसने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन मैं उसे किसी भी कंडीशन में वहां ले जाऊंगी। और इस इंसिडेंट के बाद मेरे पेरेंट्स भी मुझे अमेरिका वापस लौटने के लिए कह रहे हैं। मैं शू चंग की फैमिली से बात करूंगी। रुई फेंग कहता है, शू तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, वो तुम्हारा फायदा उठाएगा। लाई कहती है, तो तुम भी मेरे साथ चलो, तुम बाहर रहना, अगर कोई इशू होगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। इसके बाद दोनों शू चंग से मिलने एक हॉस्पिटल जाते हैं और लाई उससे बात करने उसके पास जाती है। वहां रुई फेंग और शू उसी हॉस्पिटल में होते हैं तो शू रुई फेंग को देखती रहती है। तभी शुए का ब्रदर शू एक्सो वहां आता है और रुई फेंग से फाइट करता है, क्योंकि उसे लगता है रुई फेंग शुए के साथ फ्लर्ट कर रहा है। वहां शुए इनोसेंट खड़ी रहती है। इसके बाद रुई फेंग की ग्रैंडमा और अंकल रुई फेंग से कहते हैं, अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम इस तरह ट्रबल क्रिएट करते रहोगे, तुम्हें फ्रांस जाना होगा। रुई फेंग ये बात शांग को बताता है। रुई फेंग की ग्रैंडमा और अंकल रुई फेंग के लिए 2 बॉडीगार्ड्स हायर करते हैं। यहाँ शैंग रुई फेंग की हेल्प करने आती है। वो लड़का होने का नाटक करके उन दोनों बॉडीगार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करती रहती है। तभी रुई फेंग लड़की के कपड़े पहनकर दूसरी तरफ से निकल जाता है। बाद में शैंग भी रुई फेंग को ज्वाइन करती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। वहां चैन तू बाइजू के पास आता है और कहता है, मैंने उस हॉस्पिटल के बारे में पता लगा लिया है जो जाओ की फोटो में दिखाया गया था। वे दोनों उस हॉस्पिटल जाते हैं। तभी वहां बहुत ज्यादा रेडिएशन होने की वजह बाइजू के हार्ट में पेन होने लगता है। वहां से निकलते समय बाइजू कहता है कि वो उस जगह पर रिसर्च करेगा।
बाईजू जिन से मिलने जाता है तो जिन उसे कुछ फूल दिखाती है जो जाओ की पिक्चर में भी दिख रहे थे। वो कहती है, डॉक्टर लिन ने मुझे इन फूलों के सीड्स दिए थे। ये सुनकर बाईजू और चैनतू को डॉक्टर लिन पर डाउट होता है। फिर बाईजू जिन से पूछता है, डॉक्टर लिन को ये फूल कैसे मिले? जिन कहती है, उसे ये जैंग की यूनिवर्सिटी में मिले। अब लिन खुद इन फूलों को उगा रहा है। जिन को जैंग पर डाउट होता है कि वो कोई इल्लीगल काम कर रहा है जिसका कनेक्शन उन मेडिसिन से भी हो सकता है जिन्हें लेकर पेशेंट्स मर रहे हैं। तो लिन गुस्सा हो जाता है। वो कहता है वो वैसा नहीं है। फिर बाईजू उसे जाओ की वो फोटो दिखाता है तो लिन कहता है, मैंने इसे जैंग के ऑफिस में देखा है। चेन तू की कार में कुछ इशू हो जाता है तो वो उसे चेक करने लगता है। अचानक कोई उसे सिर पर हिट करता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। यहाँ जिन, लिन और बाईजू जैंग के ऑफिस जाते हैं और जाओ को जैंग को मारते हुए देखते हैं। वे जैंग को बचाते हैं और जाओ को एक रोप से बांध देते हैं। जाओ कहता है, मुझे लगा कि डॉक्टर अब मेरी हेल्प नहीं करेगा और पुलिस को सब कुछ बता देगा, इसीलिए मैं उसे मार रहा था। इसके बाद लिन, जिन और बाईजू को एक रूम में ले जाता है जहां एक मीटियोरॉइड होता है। एक्चुअली मार खाने के बाद जाओ ने उन्हें इस मीटियोरॉइड के बारे में बता दिया था। बाईजू कहता है, मैं इस मीटियोरॉइड को 80 सालों से जानता हूं। लिन पूछता है, तुम कौन हो? बाईजू कहता है, 80 साल पहले मैं एक मीटियोरॉइड से टकरा गया था और उसकी वजह से एक एलिमेंट मेरे अंदर आ गया। इस वजह से मैं इमॉर्टल हो गया। मैं अपनी लंबी लाइफ से इरिटेट हो चुका हूं, इसलिए अब मुझे ये एलिमेंट इस मीटियोरॉइड को वापस करना है। लिन कहता है, इस मीटियोरॉइड को टच करने के बाद तुम्हारी डेथ भी हो सकती है, इसलिए खुद को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर कर लो और जो भी करना है 10 सेकंड्स के अंदर करना, वरना बिल्डिंग में अलार्म बज जाएगा और पुलिस आ जाएगी। इसके बाद लिन बाईजू को मीटियोरॉइड को कवर करने वाले ग्लास को खोलने का स्विच दिखाता है और चला जाता है। बाईजू कहता है, जिन, मैं शायद तुमसे पहले मर जाऊं। जिन उसे काम करती है और थोड़ी देर बात करने के बाद वे दोनों किस करते हैं। इसके बाद जिन भी वहां से चली जाती है। वो बाईजू के आने का रूम के बाहर वेट करती है। बाईजू ये सारी बातें अपनी ग्रैंडमा को एक कॉल पर बताता है और वो ये भी कहता है, अगर मेरी डेथ हो जाए तो तुम सबकी टेक केयर करना। ये सब सुनकर ग्रैंडमा बहुत इमोशनल हो जाती हैं। यहाँ बाईजू उस स्विच को प्रेस करता है, फिर उस मीटियोरॉइड से रेडिएशन निकलता है तो बाईजू उस मीटियोरॉइड को टच करता है जिससे उसे बहुत पेन होता है। अल्टीमेटली वो फेंट हो जाता है। बाहर से जिन और लिन देखते हैं कि रूम के अंदर बहुत सारी लाइट्स हैं, इसलिए वे अंदर आते हैं। वहां डॉक्टर लिन अपना ट्रू फेस दिखाता है और मीटियोरॉइड लेकर भाग जाता है। जिन ये नहीं देखती क्योंकि वो बाईजू को होश मिलाने की ट्राई करने में बिजी होती है। जब उसे होश आता है तो जिन उसकी फिंगर कट करती है, लेकिन वो हील नहीं होती। जिन समझ जाती है कि बाईजू नॉर्मल हो गया है। इसके बाद रूम से बाहर आने पर वे देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड नीचे पड़ा है। जिन सोचती है शायद जाओ ने सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया और लिन को किडनैप करके मीटियोरॉइड ले गया। पुलिस के आने से पहले जिन और बाईजू बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। ग्रैंडमा वहां होती हैं और वो बाईजू को सेफ देखकर खुश हो जाती हैं। तभी जिन लिन को कॉल करती है और कहती है, तुम कहाँ हो? हम तुम्हें पिक करने आएंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि लिन जिस विलेज से बिलोंग करता है ये मीटियोरॉइड उसी विलेज का है। जब बाईजू उस मीटियोरॉइड से टकराया था तो मीटियोरॉइड का एक पीस उससे अलग हो गया था। इसके बाद जिन लोगों ने भी उस मीटियोर को टच किया था वे सब एक ही डिजीज से मरने लगे थे। इसका असर उनके अनबॉर्न चिल्ड्रन पर भी हो रहा था। तभी लिन के डैड ने मौत को रोकने के लिए उस मीटियोरॉइड से लिए गए कुछ सैंपल से मेडिसिन बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस मेडिसिन की वजह से कुछ लोग जिंदा रहे और कुछ लोग मर गए। फिर पुलिस ने लिन के डैड को पकड़ लिया और ले गई। लिन ये प्रूव करना चाहता है कि उसके डैड गलत नहीं थे, इसीलिए अब वो लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उस मेडिसिन को अपग्रेड कर रहा है, लेकिन इस वजह से कुछ लोग मर गए। लिन जिन से कहता है, तुम वेट करो, मैं तुम्हारे लिए भी मेडिसिन ढूंढ रहा हूं। अब जिन समझ जाती है कि वो भी उसी विलेज से बिलोंग करती है क्योंकि उसे भी उन विलेजर्स जैसी ही डिजीज है। बाद में जिन फेंट हो जाती है तो बाईजू उसे हॉस्पिटल में एडमिट करता है। तभी रुईफेंग वहां चेनतू के साथ आता है जो इंजर होता है। एक्चुअली लाई ने उस दिन चेनतू पर अटैक किया था और रुईफेंग ने वहां आकर उसे बचाया था। लाई यहां आती है और प्रिटेंड करती है कि उसे एक डिजीज है जिसकी मेडिसिन लिन के पास है, लेकिन लिन ने कहा था कि वो लाई को मेडिसिन तभी देगा जब लाई इस तरह उसकी हेल्प करेगी। लेकिन लाई झूठ बोल रही थी और रुईफेंग को उसकी सच्चाई पता चल गई थी। फिर लाई सच बताने लगती है, 10 साल पहले मैंने खुद को पैसे के लिए किडनैपर से किडनैप करवाया था क्योंकि मैं भी डॉक्टर लिन की तरह सोशल वर्क करना चाहती थी, लेकिन मुझे ड्रग्स की एडिक्शन हो गई थी जिसकी मेडिसिन लिन के पास थी। अब मैं ठीक हूं।
इसके बाद बाइजू, जिन, रुईफेंग और कुछ बॉडीगार्ड्स लिन को ढूंढने उस विलेज में जाते हैं। वे कुछ देर फॉरेस्ट में घूमते हैं। बाद में वे देखते हैं कि पूरा विलेज खाली है, इसलिए रात में वे वहीं सो जाते हैं। अचानक वहां के वेल से धुआं निकलने लगता है, जिसे जिन देख लेती है। वो उस धुएं से फेंट हो जाती है और कोई उसे उठाकर ले जाता है। अगले दिन जिन की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक केव में पाती है। वहां से जिन बाहर आती है तो वो उस ब्यूटीफुल जगह पर पहुंच जाती है जहां मीटेरॉइड रखा होता है। फिर हम देखते हैं कि एक्चुअली डॉक्टर लिन खुद ही जिन को उठाकर ले गया था। जिन लिन से पूछती है, बाकी सब कहाँ है? लिन कहता है, मैं एक मेडिकल रिसर्चर हूं, कोई सीरियल किलर नहीं। जिन कहती है, तुमने इतनी जाने ली हैं, तुम एक मर्डरर हो। बाद में जिन उस जगह से जाने की ट्राई करती है, लेकिन वहां एक लेयर होती है जो जिन को बाहर जाने से रोकती है। तभी जाओ पीछे से जिन को हिट करने आता है तो चियान चैंग उसे बचा लेता है। फिर चियान चैंग एक बॉम्ब से उस लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है और जिन को लेकर भाग जाता है। बाद में वो जिन को बताता है, मैंने इस जगह के वाटर पंप को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब ये जगह थोड़ी देर में पानी से भर जाएगी। इस पर जिन बच्चों की तरह चियान चैंग से आर्ग्यू करती है। इसके बाद वे दोनों एक हिली एरिया में पहुंचते हैं जहां वे बाइजू और बाकी लोगों से मिलते हैं। जिन बाइजू से कहती है, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा क्योंकि चियान चैंग ने इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी लैंडस्लाइड स्टार्ट हो जाते हैं और वे इस जगह से भाग जाते हैं। वहां डॉक्टर लिन भी किसी तरह खुद को इस इशू से रेस्क्यू कर लेता है। फिर लिन खुद को पुलिस के सरेंडर कर देता है। ये सब होने के बहुत समय बाद रुई फेंग एक फेमस राइटर बन जाता है और चियान चैंग भी ठीक हो जाता है। अगले सीन में जिन का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो बाइजू से शादी कर लेती है और इसी के साथ ड्रामा का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।